students, today I will discuss the 7th lecture of coordinate geometry, and in this lecture we will discuss in center of the triangle, x center of the triangle, ortho center of the triangle, circumcenter of the triangle और एक दो और फंडामेंटल इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हमारे पास स्ट्रेट लाइन के पहले जो बचा हुआ है। बट इन सेंटर को स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग इसके पहले क्लास में याद करो बच्चों पढ़े थे सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हमने बताया था, प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन पार्ट भी हमने करवाया था, ठीक है ना। तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल से एक छोटा सा क्वेश्चन का प्रैक्टिस और कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कुछ यूं है, ध्यान दीजिएगा सारे लोग। इफ अल्फा बीटा गामा are the roots of the equation x cube minus 3px square plus 3qx minus 1 equal to 0, then find the centroid of the triangle ABC whose vertices are ध्यान दो बच्चों, अल्फा 1 by अल्फा, बीटा 1 by बीटा, गामा 1 by गामा। मेरी बात को अच्छे से समझना कि एक ट्रायंगल हमारे पास दिया हुआ है ABC, वर्टिसेस दिया हुआ है अल्फा 1 by अल्फा, बीटा 1 by बीटा और ये गामा 1 by गामा, ठीक है। और मेरे को ट्रायंगल का सेंट्रोइड चाहिए, तो सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल को हम लोग जी मान लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई का वैल्यू आपको पता है ना, बस फॉर्मूला पहले लिख दो आप। जो सेंट्रोइड जो आई मीन टू से जो चाहिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले उस फॉर्मूले को हम लोग लिखेंगे और उस फॉर्मूले में देखेंगे कौन कौन सा मेरे पास वेरिएबल टर्म है और उस वेरिएबल टर्म का वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आप बताओ x इक्वल टू होता है ना सम ऑफ द एब्सिसास डिवाइडेड बाय 3, आई मीन टू से कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाय 3। उसी तरीके से y इक्वल टू 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा डिवाइडेड बाय 3। तो आप यहाँ पे बताओ कि यहाँ से और y का वैल्यू बोल सकते हैं ना कि अल्फा बीटा गामा अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो आप बताओ, बढ़िया से समझना। हो जाएगा 3 अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास बीटा गामा और ये हो जाएगा अल्फा गामा और ये हो जाएगा अल्फा बीटा। सही है। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास, अच्छे से दिमाग लगाना, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि मेरे को अल्फा बीटा गामा चाहिए, क्योंकि अल्फा बीटा गामा निकल जाएगा। बढ़िया से ध्यान देना, अल्फा बीटा गामा निकल जाएगा तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, तो उस तरीके से हमारे पास सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल निकल जाएगा। तब अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालू मैं कैसे? तो अल्फा बीटा गामा के बारे में बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3p x स्क्वायर प्लस 3qx माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन का थोड़ा सा फंडा यूज करेंगे। बच्चों मुझे विश्वास है कि ये जो मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन का फंडा बता रहा हूं ये आप 10th में भी पढ़े होंगे। मतलब कि अगर मैंने इसका रूट्स अल्फा बीटा गामा आई मीन टू से माना क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो सम ऑफ द रूट टेकन 1 एट ए टाइम का जो फॉर्मूला होता है हाईएस्ट पावर से जस्ट एक कम पावर का कोएफिशिएंट, तो उसका है 3p मतलब माइनस 3p विथ नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाई हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 1, तो डिवाइडेड बाई 1 आई मीन टू से 3p हमारे पास है। आपने पढ़ा होगा इस बात को। उसी तरीके से सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, तो हाईएस्ट पावर से जस्ट एक कम पावर हमने ले लिया नेगेटिव साइन के साथ। अब साइन यहाँ पे अल्टरनेट चलता है, तब उससे एक कम पावर का कोएफिशिएंट लेंगे, आई मीन टू से 3q बाई हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 1, ठीक है। अब हमारे पास सम ऑफ द रूट टेकन 3 एट ए टाइम में हमारे पास एक ही पेयर बनेगा, तो इससे कम पावर का कोएफिशिएंट -1 विथ नेगेटिव साइन, तो माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाई 1, तो इस तरीके से आ गया वैल्यू 1। तो यहां से देखो 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, बड़े आराम से निकाल सकते हैं, बड़े आराम से तो नहीं बोल सकते हैं, हाँ निकल सकता है, ठीक है। बट ये भी मैं आपके पास बता दूं कि जितने भी क्यूबिक इक्वेशन है ना
जैसे एक बात तो पक्का है कि आपको पता होगा कि हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वहां से रूट्स निकालना है, तो एक तरीका तो आपके पास ये भी है कि सम ऑफ द रूट, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए, मतलब सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए को इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए को इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम लोग अल्फा और बीटा पे पहुंच सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास होगा, तो हमारे पास अगर अल्फा बीटा गामा में 3 इक्वेशन आ जाए तो बड़े आराम से हम लोग अल्फा बीटा गामा पे पहुंच सकते हैं। बट इसका भी एक अपना लिमिटेशन है कि हर क्यूबिक इक्वेशन को, आई मीन टू से एवरी क्यूबिक इक्वेशन को आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो जैसे ही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन का वीडियो लेक्चर आएगा, और उस वीडियो लेक्चर में मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन का टॉपिक जैसे मैं पढ़ाऊंगा, तो वहां पे मैं ये क्लियर कर दूंगा कि आप एवरी क्यूबिक इक्वेशन को थ्योरी ऑफ इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो खैर एनीवे मेरे को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जस्ट लिसन टू मी। तो आपको लग रहा है सम ऑफ द रूट टेकन 1 एट ए टाइम है, सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम है, सम ऑफ द रूट टेकन 3 एट ए टाइम है, और इनफैक्ट सारे का वैल्यू तो हमारे पास पता है, तो सारे का वैल्यू पुट करो। तो आप बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हमारे पास 3p, तो 3p बाई 3 से 3 को कैंसिल कर दो, हमारे पास आ जाएगा p। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम, तो सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम 3q हमारे पास है, डिवाइडेड बाई 3 इनटू सम ऑफ द रूट टेकन ऑल एट ए टाइम, आई मीन टू से प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन ऑल एट ए टाइम, तो हमारे पास अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा इक्वल टू 1, तो मैं बोल दूंगा हमारे पास कितना 1। तो 3 से हमारे पास 3 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां से आ गया q, तो देयरफॉर सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा p और मतलब इस क्वेश्चन को बताने के पीछे मेरा इंटेंशन बस इतना था कि किसी बच्चे ने अगर ये कॉन्सेप्ट जान रखा होगा तो उससे ये क्वेश्चन बन जाएगा, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल है। ठीक है ना? तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर दिया इसके पहले क्लास में, और आज भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया। अब आइए लेके चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। देखो बच्चों, इन सेंटर, एक बात तो मैं आपको और बता दे रहा हूं कि ये जितना भी हम लोग सेंटर पढ़ेंगे ना, इन सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, फिर सेंट्रॉइड हो गया, एक्स सेंटर हो गया, ये सारा का एप्लीकेशन अगर आप चाहो तो एक आपके पास 12th में टॉपिक है, 11th में भी कभी कभी किसी सिलेबस में आ जाता है, कभी 12th में भी सिलेबस में चला जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल या फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो उसमें भी हम लोग ये सारे मिनटों से टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। बट अभी हम लोगों के पास वैसा डिस्कशन करना है सच दैट कि मेरे पास उसमें डिस्टेंस फॉर्मूले का पार्टिसिपेशन हो या फिर सेक्शन फॉर्मूला या फिर दोनों का पार्टिसिपेशन हो, बस उससे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। तो एनीवे इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल होता क्या है, तो हम लोग बोलते हैं इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल के लिए जस्ट लिसन टू मी कि हमने ट्रायंगल ले लिया ABC, ए का कोऑर्डिनेट ले लिया हमने x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x3 y3। तो एक्चुअली इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल का जो डेफिनेशन है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स। जस्ट लिसन टू मी, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल, बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। लिख देता हूं मैं, इट इज द point of intersection of bisectors of the internal angle of the triangle. It is generally denoted by कैपिटल आई। अब रहा सवाल कि हमारे पास एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, तो हम लोग बोलते हैं बताओ आपके पास ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया और ये एंगल हमारे पास सी हो गया। तो एंगल ए को बाइसेक्ट करने वाला जो लाइन होगा, तो ए को बाइसेक्ट करने वाला लाइन को हमने एडी मान लिया। तो एडी मानने के लिए हमने एडी माना, तो इसका सेंस क्या है एंगल बाइसेक्टर का, तो मैं बोल सकता हूं कि ये एंगल और ये एंगल हमारे पास सेम होगा, आई मीन टू से एंगल बाइसेक्टर हुआ एडी।
उसी तरीके से एंगल बी का बाइसेक्टर अगर मैं बीई मान लूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये एंगल को 2 मान लिया तो ये एंगल भी हमारे पास 2 होगा। इससे क्लियर ना? तो उसी तरीके से एंगल सी का बाइसेक्टर को अगर हमने CF मान लिया तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो इसको अगर हमने 3 मान लिया तो ये भी एंगल 3 होगा। तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ ना, उसी को हम लोग बोलते हैं आई, बोले तो इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो आप बताओ, बाय ज्योमेट्री आपको पता ही है कि BC का साइड हम लोग A लेकर चलते हैं, AC का साइड हम लोग B लेकर चलते हैं, एंगल B का सामने का साइड B होता है, एंगल C का सामने का साइड हमारे पास C होता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान देना है कि एंगल A का बाइसेक्टर अगर AD है तो इसका 2 मीनिंग है, ज्योमेट्रिकल और दूसरा मैथमेटिकल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग एंगल A का बाइसेक्टर AD का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ, तो मैं यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोलूंगा कि हमारे पास, जस्ट लिसन टू मी, कि एंगल BAD दैट इज इक्वल टू एंगल CAD होगा। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। बट ध्यान देना मेरी बात को, इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या हुआ, तो हम लोग बोलते हैं यहां पे, बहुत छोटी सी बात है, आप लोग 9th-10th में भी पढ़े होंगे कि इफ AD is the angle bisector of angle A, then BD by DC that is equal to C by B. It should be remember, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। एंगल A का बाइसेक्टर, आई मीन टू से AD है, इसका मैथमेटिकल सेंस यही है कि BD by DC का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, तो BD by DC होगा क्या, तो मैं बोलूंगा BD by DC दैट इज इक्वल टू C is to D। तो क्या मैं इसी तरीके से ये बोल सकता हूं क्या, कि ध्यान देना हमारे पास कि B एंगल का बाइसेक्टर अगर BE है, इसका मतलब ये हुआ कि CE by EA का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, तो CE by EA। तो आप एक बात बताओ कि हमारे पास BD था, जस्ट लिसन टू मी, BD था, तो BD के जस्ट लेफ्ट में साइड हमारे पास C है, तो C को न्यूमरेटर में रखा, और DC है तो DC के जस्ट राइट में साइड B है, तो B को हमने नीचे रखा। ध्यान देना, एक्चुअली याद करने का तरीका, तो उसी तरीके से हमारे पास CE है, तो CE के जस्ट लेफ्ट में हमारे पास A और EA के जस्ट राइट में C, तो मैं बोल सकता हूं कि A by C होगा। उसी तरीके से एंगल C का बाइसेक्टर अगर CF हमारे पास है, तो मैं बोल सकता हूं ना कि AF by FB, तो AF के जस्ट लेफ्ट में हमारे पास B और FB के जस्ट राइट में A, आई मीन टू से कि B by A हमारे पास आ गया। तो आप एक बात बताओ कि हमारे पास I का कोऑर्डिनेट अगर मेरे को चाहिए, जस्ट लिसन टू मी, तो I का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूं कि ये भी हमारे पास ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट है, आई मीन इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड, इसको ज्योमेट्री में आप प्रूव कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, बट उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानने से पहले मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि एंगल A का बाइसेक्टर AD है, इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या हुआ, तो मैं बोलूंगा BD by DC हमारे पास गिवन है, BD by DC हमारे पास गिवन है, आई मीन टू से C is to B, इट शुड बी रिमेंबर। और एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसको भी ध्यान देना कि एक्चुअली AI by ID का जो रेशियो होता है ना, AI by ID दैट इज इक्वल टू हमारे पास होता है B plus C by A। ध्यान देना मेरी बात को, याद रखने का तरीका, जस्ट लिसन टू मी, AI by ID सब प्रूव्ड है, इस पे दिमाग खराब मत करना, ये सबको प्रूव करेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जब पढ़ेंगे हम लोग, तो आई मीन टू से प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल 11th या 12th जब भी पढ़ना हो, जब भी जिस चैप्टर, आई मीन जिस वीडियो लेक्चर में भी आएगा वो चैप्टर वो आएगा, और उसमें ये प्रूफ करूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी प्रूविंग की जरूरत नहीं है, तो जस्ट टू रिमेंबर इट कि AI by ID का वैल्यू हमारे पास B plus C by A, तो कुछ इस तरीके से याद कर लो, AI by ID करना है तो AI मतलब हमारे पास कहने का सेंस है इस दोनों का समेशन, दोनों का साइड का समेशन, और ID हमारे पास है तो ID के जस्ट हमारे पास अपोजिट जो साइड हमारे पास हुआ, ये जहां पे मिला वो साइड हमारे पास A है, तो डिवाइडेड बाई हमने A लिख दिया। ठीक है, उसी तरीके से आप BI by ID के बारे में भी आप बात कर सकते हो, तो आप बताओ कि BI by हमारे पास अगर IE की अगर हम लोग बात करें, तो आप एक बात बताओ, जैसे हमारे पास AI था, ध्यान देना AI था, तो A आई मीन C plus B हुआ, तो BI है, तो मैं बोल सकता हूं ना कि A plus C होगा, तो A plus C डिवाइडेड बाई B, तो A plus C डिवाइडेड बाई B, और उसी तरीके से मैं बोल सकता हूं कि CI बाई, ध्यान देना CI बाई IF,
का जो वैल्यू होगा, तो सी आई लिया तो हमारे पास पहले ए प्लस बी न्यूमरेटर में करेंगे और डिनोमिनेटर में हमारे पास सी करेंगे, तो हमारे पास ए प्लस बी बाई सी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे इसका स्ट्रेट लाइन में यूज होगा, इसको याद कर लेना आप। अगर एक याद करोगे आई मीन टू से कि ये याद कर लोगे तो ये और ये खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इसी के बिहाफ पे हम लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका बताने के पीछे इंटेंशन क्या है, इंटेंशन बहुत ही क्लियर है। जैसे सपोज करो कि अगर हमने आई का कोऑर्डिनेट मान लिया x, y, ठीक है, d का कोऑर्डिनेट मेरे को पता कर सकते हैं, आई मीन मैं पता कर सकता हूं इस दोनों के रिस्पेक्ट में। क्यों, मेरे पास तो सेक्शन फॉर्मूला से, ध्यान देना, ये तो हमारे पास रेशियो पता है ही, हमारे पास C/B रेशियो तो पता है, तो रेशियो पता है तो इस दोनों के रेस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला बड़े आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप बताओ ये रेशियो हमने क्या ले लिया, C/B। डी का कोऑर्डिनेट क्या कह सकता हूं मैं, तो डी का कोऑर्डिनेट आप देख लो क्या होगा, C/x3 प्लस B/x2 डिवाइडेड बाई B प्लस C। और उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट हम लोग बोलेंगे क्या, C/y3 प्लस B/y2 बाई B प्लस C। अब तुम बताओ d का कोऑर्डिनेट मेरे को पता है, a का कोऑर्डिनेट मेरे को पता है, तो i का कोऑर्डिनेट मेरे को पता नहीं कर सकते हो, क्यों, रेशियो हमारे पास ai बाई id तो मेरे पास पता ही है, तो ai बाई id मेरे पास b प्लस c बाई a, हमारे पास b प्लस c बाई a। फिर लगाओ इस दोनों के रेस्पेक्ट में सेक्शन फॉर्मूला, जैसे हमने इस दोनों के रेस्पेक्ट में सेक्शन फॉर्मूला लगाया और d का कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया, तो उसी तरीके से a और d के रेस्पेक्ट में सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या i का कोऑर्डिनेट नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो आप देखो, आप बताओ यहां से कि i का कोऑर्डिनेट हमने, ध्यान देना मेरी बात को, फिर से मैं इसको लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। ये a हुआ, ये x1 y1 हो गया, और ये d का कोऑर्डिनेट जो हमने लिखा उसको यहां पे कॉपी कर लेते हैं, cx3 प्लस bx2 बाई b प्लस c, और यहां से cy3 प्लस by2 बाई b प्लस c, हमने ये कॉपी कर लिया d। अब ये i का कोऑर्डिनेट हमने x, y मान लिया, रेशियो तो ai बाई id का रेशियो हमने लिख रखा है b प्लस c/a, तो b प्लस c/a लिखा। अब बताओ i का कोऑर्डिनेट बिल्कुल आराम से आप निकाल सकते हो, देख लो बच्चों। तो आप बताओ x का वैल्यू क्या हम लोग बोलेंगे, x इक्वल टू, देखो तो b प्लस c इंटू दिस वन, आई मीन टू से b प्लस c इंटू cx3 प्लस bx2 बाई b प्लस c, ठीक है, प्लस a इंटू x1 डिवाइडेड बाई क्या मैं बोलूंगा, b प्लस c प्लस a। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट आप बोल दो b प्लस c इंटू दिस वन, तो b प्लस c इंटू cy3 प्लस by2 बाई b प्लस c, प्लस हमारे पास a इंटू y1 डिवाइडेड बाई हमारे पास आ गया b प्लस c प्लस a। तो आप बताओ b प्लस c कैंसिल कर सकते हैं, यहां से b प्लस c, यहां से b प्लस c कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल टू बोल सकते हैं ना ax1 प्लस bx2 प्लस cx3, तो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। सिमिलरली यहां से y का वैल्यू बोल सकते हैं ना, आप बताओ ay1 प्लस by2 प्लस cy3, तो ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ना कि i जो हमारे पास इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आ गया क्या, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, और ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई हमारे पास आ गया a प्लस b प्लस c। अब रहा सवाल कि इसको प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे, तो मैं बोलूंगा वैसे ही यूज करेंगे जैसे हम लोग सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल को यूज किए थे। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल का जो फॉर्मूला था x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, तो जिस तरीके से सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल को यूज किए थे, जैसा जैसा क्वेश्चन सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल में बना था, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन हमारे पास इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल में बन सकता है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, आप कुछ ऐसा कर सकते हो। देखो बच्चों, मैं क्वेश्चन का टाइप में लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, और हिंट भी लिख दे रहा हूं, कैलकुलेशन आप घर पे करते रहना। जैसे आप सपोज करो कि हमने
एग्जाम्पल 1, ध्यान देना सारे लोग कि हमने ये ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, वर्टिसेस 0 0 1 0 2 3, ठीक है। मेरे को आई चाहिए, मेरे को इसका इन सेंटर चाहिए। बड़े आराम से इन सेंटर निकाल सकते हैं। क्यों? पहले हम लोग साइड का लेंथ निकाल देते हैं। साइड का लेंथ निकालेंगे तभी तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट हमारे पास निकल पाएंगे। तो चलो आप बताओ, हमारे पास इन सेंटर चाहिए तो सॉल्यूशन में पहले हमारे पास बताओ तो साइड हमारे पास ये क्या होगा ए, तो ए का वैल्यू कितना मैं बोलूंगा बताओ। बीसी का डिस्टेंस फॉर्मूला 1 माइनस 0 का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर बोले तो 1। उसी तरीके से हम लोग बी का बी लेंथ टू से एसी का साइड का लेंथ हम लोग निकाल लें, तो एसी साइड का लेंथ हमारे पास कितना आ जाएगा बताओ। 2 माइनस 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं हम लोग, प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर रूट, तो ये 1 और ये 9 स्क्वायर रूट ऑफ हो गया 10। उसी तरीके से साइड सी निकाल लेते हैं हम लोग, तो हमारे पास बोल सकते हैं ना कि 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर और ये पूरे का स्क्वायर रूट, तो 9 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ आ गया 13। तो आप बताओ इन सेंटर को अगर हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई, तो इक्विवेलेंट टू ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। सिमिलरली ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई हमारे पास a प्लस b प्लस c। तो आप सारे का वैल्यू पुट कर दो। आप बताओ इन सेंटर हमारे पास क्या हो गया, a का वैल्यू कितना है 1 इंटू x1 बोले तो 2 प्लस b हमारे पास कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू x2 बोले तो हमारे पास कितना आ गया 0 प्लस c हमारे पास कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 13 इंटू x3 हमारे पास कितना आ गया देखो 1 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। तो a प्लस b प्लस c करेंगे तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13। उसी तरीके से ये वाला वैल्यू लिखो, तो a हमारे पास कितना है 1, तो 1 इंटू y1 का वैल्यू कितना है 3 प्लस b का वैल्यू कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू y2 हमारे पास कितना है 0 प्लस c हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 13 इंटू हमारे पास क्या चाहिए y3 का वैल्यू कितना हमारे पास आ गया 0, तो 0 और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या कर लिए तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13। कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करो, आई से सिंप्लीफाई करो और जो भी आएगा फाइनली एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट वही हमारे पास इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल का है। तो आई होप सो कि इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल आप निकाल लोगे, है ना। इसको आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी टू से पूछ सकते हो, जब भी इन सेंटर आपको निकालना हो तो किसी भी ट्रायंगल का इन सेंटर निकालना हो, वर्टिसेस ना दिया जाए। वर्टिसेस ना देने का मतलब क्या हुआ, हो सकता है कि आपके पास एग्जांपल 2 क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का दे दूं, लिसन टू मी, ए बी सी, डी दे दिया हमने, ई दे दिया हमने, ये एफ दे दिया, बी ई और एफ हमने ट्रायंगल का मिड पॉइंट दे दिया जिसका कोऑर्डिनेट 1 2 माइनस 2 3 और ये दे दिया मैंने 5 और 3। अच्छे से ध्यान दो, ये मैं दे दिया हूं 5 और 2 दे देता हूं, ठीक है। अब मैं बोल देता हूं कि इसका आई बताओ क्या होगा, मतलब इन सेंटर बताओ क्या होगा। तो आप मिड पॉइंट के हेल्प से हमारे पास पहले वर्टिसेस पे पहुंच जाएंगे, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मानते हुए, और जैसे ही वर्टिसेस हमने निकाल लिया तो वर्टिसेस निकालने के बाद आप साइड का लेंथ निकाल लो। साइड का लेंथ निकालने के बाद इसके पहले वाला क्वेश्चन जैसा ही बन जाएगा। तो आई होप सो कि आप ये क्वेश्चन कर लोगे, है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, डाउट है किसी को। अच्छा ऐसा भी हो सकता है मैं क्वेश्चन दे दूं इन सेंटर निकालने के लिए, एग्जांपल 3 कि हमने ना ट्रायंगल का साइड का इक्वेशन ही दे रखा है, जस्ट लिसन टू मी कि हमारे पास ट्रायंगल का साइड का इक्वेशन बोले तो मैं बोल देता हूं कि ए बी का जो इक्वेशन है ना वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। bc का मेरे पास जो इक्वेशन है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। उसी तरीके से ca का जो इक्वेशन है वो a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0 है, और मेरे को i चाहिए। तो आप बताओ, हमारे पास ऐसा क्वेश्चन सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल में भी राइज किया था मैंने, तो i के लिए तो हम लोग को x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो चाहिए ही चाहिए। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि AB का इक्वेशन और AC का इक्वेशन, आई मीन AB का इक्वेशन और AC का इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो A निकल जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास मैं बोलूंगा AB का इक्वेशन और BC का इक्वेशन, आई मीन तो से ये इक्वेशन और ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो B निकल जाएगा। उसी तरीके से BC का इक्वेशन और CA का इक्वेशन, आई मीन BC का इक्वेशन और CA का इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो C निकल जाएगा। तो जैसे ये BC निकल गया मेरे पास, तो फिर हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट जैसा ही क्वेश्चन बन गया। मतलब किसी भी हाल में सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, सॉरी इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल चाहिए तो आपको वर्टिसेस के रिगार्डिंग बात बोलना पड़ेगा,
जिससे वर्टिसेस में निकाल लो और वर्टिसेस निकल जाएगा तो हमारे पास ट्रायंगल का साइड का लेंथ भी निकाल लोगे, लेंथ निकालोगे ट्रायंगल का साइड का और वर्टिसेस मेरे को पता है, तो बड़े आराम से इन सेंटर का फॉर्मूला यूज करो, फटाफट इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालो और चलते बनाओ। ठीक है ना। इन सेंटर का ना एक और छोटा सा डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को भी हम लोग समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा घर पे, दोनों प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, इन तो मैंने दे ही दिया है। डेफिनेशन 2, इन सेंटर के बारे में बोला जाता है कि इट इज अ पॉइंट which is equidistant from all the sides of the triangle। अच्छे से ध्यान दो, हमने क्या बोला कि एक ऐसा पॉइंट है जो ट्रायंगल के तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इक्वल डिस्टेंस पे है तो क्यों ना कुछ ऐसा कर ले हम लोग, जस्ट लिसन टू मी। ए बी और ये सी लिया, ये x1 y1 ले लिया मैंने, ये x2 y2 ले लिया मैंने, ऐसे इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये x3 और y3 ले लिया। तो एक ऐसा पॉइंट जो ट्रायंगल के तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो मैं ऐसा बोल दूं कि इसको अगर मैंने i माना तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस इक्वल होगा, तभी इसको हम लोग बोलेंगे इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, है कि नहीं। आपको लग रहा होगा ना कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस इक्वल है। आई मीन तो से इसको मैं मान लेता हूं d, इसको e और इसको हमने f मान लिया, तो id इक्वल टू ie इक्वल टू if। आपको लग रहा होगा कि id, ie और if हमारे पास इक्वल है, तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि इस तीनों पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास करेगा। बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आराम से बोल सकते हैं। आई मीन टू से कि मैं बोल सकता हूं कि एक्चुअली दिस इज द इन सर्कल। इन सर्कल कहने का मतलब, इन सर्कल पढ़ते हैं हम लोग, एक्स सर्कल भी पढ़ेंगे, सर्कम सर्कल भी पढ़ेंगे। इन सर्कल कहने का मतलब है कि ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करता हुआ निकल रहा हो। तो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच कर रहा है, तो अंडरस्टूड है कि हमारे पास इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसी को हम लोग बोलेंगे इन सेंटर। आई मीन टू से दिस इज द इन सेंटर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और यहां पे हमारे पास ये जो ID, IE और IF जो होगा वो कहलाएगा R, आई मीन टू से इन रेडियस। और इन रेडियस हमारे पास है, आपको पता है कि ये साइड हमारे पास, इस साइड को हम लोग C बोलेंगे, AC साइड को हमारे पास ये B से रिप्रेजेंट करते हैं, BC साइड को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे एक फॉर्मूला है छोटा सा, R इक्वल टू डेल्टा बाई S। ये हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पढ़ेंगे, प्रूफ भी पढ़ेंगे इसका, कि इन रेडियस का जो वैल्यू होता है ना, वो डेल्टा बोले तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिवाइडेड बाई सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। यहां पे बोलेंगे वेयर आर जो होगा हमारे पास वो इन रेडियस होगा, डेल्टा जो होगा वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल एबीसी, और एस जो होगा वो सेमी पेरीमीटर होगा of the triangle ABC, I mean to say equal to A plus B plus C by 2। आपने 10th में पढ़ा भी होगा या 9th में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो खैर एनीवे मेरे को डेफिनेशन बताना था कि सेकंड डेफिनेशन हमारे पास इन सेंटर का क्या है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो ट्रायंगल के तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे हो। फिर से ये एक ऐसा पॉइंट है जो ट्रायंगल के तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास एक ऐसा पॉइंट जो ट्रायंगल के तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो मैं कुछ यूं बोल दूं कि ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना दो, एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करता हुआ निकल जाए, तो उसी सर्कल का जो सेंटर होगा वही कहलाएगा इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। राइट ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। ध्यान दो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं एक्स सेंटर। बताओ आप, इन सेंटर कहने का मतलब क्या हुआ कि सेकंड डेफिनेशन को अगर लेकर चलो तो ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करे।
है कि नहीं। और उसी सर्किल का सेंटर को हम लोग इन सेंटर बोल रहे हैं। एक्स सेंटर कहने का मतलब ट्रायंगल के बाहर सर्कल, जो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करे, वर्टिसेस को नहीं, ध्यान देना, ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करे, और उस सर्कल का जो सेंटर होगा उसी को बोलेंगे एक्स सेंटर। तो बोलोगे ये तो बड़ा बिल्कुल अटपटा सा लग रहा है ऐसा कि ट्रायंगल के बाहर सर्कल तो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करे, तो बिल्कुल हाँ सही है। सपोज करो हमने एबीसी एक ट्रायंगल ले लिया, एबीसी, ये साइड ए, ये साइड बी और ये साइड सी। ए का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x3 y3, आई मीन सी इक्विवेलेंट टू। आपको पता होना चाहिए ट्रिपल साइन को इक्विवेलेंट टू बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या मैंने बोला इस सेंटर के बारे में कि ट्रायंगल के बाहर सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करता हुआ निकले। तो ट्रायंगल के बाहर सर्कल कहने का मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल के साइड को, ये साइड को मैं टच करवाता हूं तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए बी साइड को एक्सटर्नली प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एसी को भी एक्सटर्नली प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी हमारे पास एक सर्कल बनेगा जो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करेगा। तो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करेगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके से सर्कल में बनाऊंगा। देख लो बच्चों, इस साइड को भी आई मीन एसी को भी टच किया, एबी को भी टच किया और बीसी को भी टच किया। आई मीन टू से कि जब तक आप एक्सटर्नली प्रोड्यूस नहीं करोगे तब तक सर्किल ऐसा बन ही नहीं सकता है जो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करे। जैसे याद है ना, हमने एक सेक्शन फॉर्मूला में क्वेश्चन करवाया था कि एक ऐसा लाइन जो ट्रायंगल के तीनों साइड को इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा हो, तो वहां पे किसी न किसी एक साइड को प्रोड्यूस करवा रहे थे तभी एक लाइन ट्रायंगल के तीनों साइड को इंटरसेक्ट करेगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से कि एक ऐसा सर्किल जो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करता हुआ जाए और वो ट्रायंगल के बाहर हो, तो हमारे पास दो साइड को प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ए की रेस्पेक्ट में हमने इसका सेंटर E1 मान लिया, ठीक है। उसी तरीके से हमने बीसी को आगे बढ़ा दिया और फिर एबी को इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा दिया। तो यहां पे एक सर्कल बनाओ जो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करता हुआ निकल जाए, और इसको हमने E2 मान लिया। उसी तरीके से हम लोग एसी को इस डायरेक्शन में बढ़ा दे रहे हैं और बीसी को इस डायरेक्शन में बढ़ा दिया मैंने। अब 1, 2 और 3 तीनों साइड को टच करता हुआ सर्कल बना लो, ठीक है। उसको हमने E3 मान लिया। आई मीन टू से कि यहां पे मैं बोलना चाह रहा हूं कि एक ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में जो एक्स सर्कल होगा ना वो 3 होगा। इट शुड बी रिमेंबर, एक ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में जो एक्स सर्कल होगा वो 3 होगा। तो वो तीनों का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से याद कर लेना कि E1 इक्विवेलेंट टू, जो हम लोग बोलेंगे पहले आपको ना इन सेंटर का कोऑर्डिनेट लिख देना है। तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है याद होगा, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c और ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। अब ध्यान देना इस सेंटर के कोऑर्डिनेट के लिए आप देखो ये जो सर्कल है हमारे पास, ये सर्कल इस ट्रायंगल को इंटरनली टच किया, इस ट्रायंगल के बिंदु से बीसी साइड को इंटरनली टच किया और AB और AC साइड को एक्सटर्नली टच किया। तो किस साइड को इंटरनली टच कर रहा है, तो मैं बोलूंगा BC। BC साइड का हमारे पास वैल्यू क्या है A, तो A में बस माइनस साइन लगा देना है आपको, जहां जहां A है वहां वहां माइनस साइन लगा दो। ऐसा क्यों, तो इसका भी प्रूफ है, जैसे हमने इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल को प्रूफ किया था। बट लिटरली प्रूविंग की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे मैं फिर बता दे रहा हूं प्रूविंग सारे बुक्स में अवेलेबल है, चाहो तो प्रूफ देख सकते हो। बट आईआईटी में प्रूविंग तो आपके पास आने वाला है नहीं कि प्रूव दैट इन एक सर्कल जो ट्रायंगल का होता है उसका फॉर्मूला ये होगा। आईआईटी में जब भी आएगा तो फॉर्मूले का एप्लीकेशन पार्ट ही आएगा, तो बस फॉर्मूले को लर्न करेंगे और एप्लीकेशन पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से मैं यहां पे बोल दूंगा कि E2 जो हमारे पास होगा, E2 आई मीन टू से XY इक्विवेलेंट टू, तो E2 के लिए भी पहले हम लोग X सेंटर का आई मीन टू से इन सेंटर का फॉर्मूला लिख देंगे, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c और ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। और ध्यान देना E2
AC साइड को टच कर रहा है इंटरनली, आई मीन B इसका वैल्यू है, तो B को यहां पे बस निगेटिव करो। जहां जहां B है उसका आई मीन उसका जो साइन है उसको निगेटिव कर देना है बस, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आप E3 के बारे में भी लिख लो आप कि E3 इक्विवेलेंट टू, तो E3 के लिए हम लोग बोल सकते हैं ना कि AB का साइड का वैल्यू क्या दिया हुआ है C, तो बस यहाँ पे जो इन सेंटर का फॉर्मूला लिखेंगे उसमें C जहां जहां होगा उसको निगेटिव कर देना है, निगेटिव साइन कर देना है। ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b माइनस c, सिमिलरली ay1 प्लस by2 माइनस cy3 बाई a प्लस b माइनस c। मतलब मैं फिर यहाँ बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान देना कि अगर मैं इसको प्रॉब्लम में यूज करना चाहूं तो ऐसा है कि एक ट्रायंगल जिसका वर्टिसेस दे दिया जाएगा और उसका बताएगा बोलो एक्स सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो उस ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में एक्स सेंटर जब भी बात करेंगे ना तो हमारे पास ये तीनों सेंटर को निकालना पड़ेगा। इट शुड बी रिमेंबर। हाँ, ये बोल दिया जाए कि हमारे पास एक ट्रायंगल जिसका वर्टिसेस मेरे पास क्वेश्चन में दे दिया गया है, तो बताओ एंगल ए के रेस्पेक्ट में एक्स सेंटर क्या होगा, तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में हमारे पास एक सेंटर E1 होगा, एंगल बी के रेस्पेक्ट में E2 होगा, एंगल सी के रेस्पेक्ट में E3 होगा। तो अगर एंगल को फिक्स कर दिया गया कि एंगल इस एंगल के रेस्पेक्ट में बताओ तो एक एक्स सर्कल होगा। आई मीन टू से कि जो हमारे पास एक्स सेंटर जो हम बोल रहे हैं E1, E2 और E3, और इस सर्कल को बोलेंगे, ये सर्कल बोल लो चाहे ये सर्कल बोल लो, इस सर्कल को बोलेंगे हम लोग एक्स सर्कल, ठीक है ना। तो ये एक्स सर्कल, ये एक्स सर्कल और ये एक्स सर्कल, ये एक्स सर्कल हुआ, और एक्स सर्कल का जो सेंटर होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एक्स सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। आई मीन टू से एक्स सेंटर, तो एक्स सेंटर आई मीन टू से एक्स सर्कल का सेंटर, मतलब कि सर्कल बाहर होना चाहिए, ठीक है ना। और एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ध्यान देना सारे लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, आप लोग ध्यान देना बच्चों। देखो बेटा, एक बहुत अच्छा यहां पे पॉइंट है कि हमारे पास E1, E2 और E3 अगर मैं तीनों को मिलाता हूं तो पक्की बात है हमारे पास तीनों नॉन कॉलिनियर पॉइंट है, तीनों पॉइंट से फिर एक ट्रायंगल बनेगा। तो एक कॉन्सेप्ट है कि E1, E2, E3 का जो E1, E2, E3 के हेल्प से जो ट्रायंगल बनाना उसका जो ऑर्थो सेंटर होगा ना वो ऑलवेज ट्रायंगल ABC का इन सेंटर होगा। इट शुड बी रिमेंबर, मतलब कि हम लोग बोलेंगे द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल E1, E2, E3 H, या मैं बोल दूं विल बी इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC। ये याद रखना आप लोगों को। ऑर्थो सेंटर होता क्या है अभी इसके बाद जस्ट डिस्कस करूंगा मैं। बोलोगे कि चलो ठीक है, मान लिया सर कि E1, E2, E3 के हेल्प से जो ट्रायंगल बना उसका जो ऑर्थो सेंटर होगा ना वो ABC ट्रायंगल का इन सेंटर होगा। बट इसको प्रॉब्लम में यूज कैसे करूं? अगर ठीक है, स्टेटमेंट को मैं मान लेता हूं ये एक थ्योरम है, इसको प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे? तो यूज करने का तरीका है ना, जरा सोचो ना। बोला गया क्या है कि E1, E2, E3 का जो ऑर्थो सेंटर हमारे पास होगा वो ABC का इन सेंटर होगा। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं आपके पास, बढ़िया से समझना कि क्वेश्चन में दे देता हूं ABC, बट ABC एक ट्रायंगल जिसका वर्टिसेस में दे दूं और मैं बोल दूं आपके पास कि बताओ उस ट्रायंगल ABC का एक्स सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। नहीं, मैं ऐसा बोल दूं कि उस ट्रायंगल का जो एक्स सर्कल्स होगा तो एक्स सर्कल का जो सेंटर होगा लाइक एक्स सेंटर्स, तो एक्स सेंटर्स को मिलाते हुए जो ट्रायंगल बना हमारे पास E1, E2, E3, उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर बताओ क्या होगा। तो भैया उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर तो हमने क्या बताया, ABC ट्रायंगल का इन सेंटर होगा। तो वो बस क्वेश्चन में उलझाया हुआ है, उलझाया है आपको। डायरेक्टली ABC ट्रायंगल का इन सेंटर निकाल देंगे, वही हमारे पास E1, E2, E3 ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इसको प्रॉब्लम में कैसे यूज करेंगे समझ में आया ना? क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? एक क्वेश्चन इस पे लिख लीजिए, आप लोग घर पे कर लीजिएगा। देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन है, कॉपी कर लो, घर पे आप बना लेना, होमवर्क में दे रहा हूं मैं। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर्क दिया हुआ है, तो ट्रायंगल का मेरे को एक सेंटर पता करना है, और एक सेंटर हमारे पास E1, E2, E3 मान लिया मैंने। तो E1, E2, E3 का उनके हेल्प से जो ट्रायंगल बनेगा ना उसका ऑर्थो सेंटर पता करना है। अभी हमने बता भी रखा है आपको, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन हमने दे दिया है हमारे पास कि एबीसी ट्रायंगल का वर्टिसेस दे रखा है मैंने, ठीक है, और हमने बोल दिया कि एक्स वाई बी अ पॉइंट ऑन द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो प्रूफ करना है बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस प्लस सी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू 0, ठीक है ना। और आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटर की ओर। देखो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं ऑर्थो सेंटर। और मैं एक बात बता दे रहा हूं, आपके पास इन सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ये फिर से हम लोग आगे स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग स्ट्रेट लाइन का फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। मीन टू से स्ट्रेट लाइन के पहले का जो फर्स्ट चैप्टर होता है स्ट्रेट लाइन से जस्ट पहले, उस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं उसी चैप्टर में। और जैसे ही स्ट्रेट लाइन में इन करेंगे ना, तो स्ट्रेट लाइन में 2-3 लेक्चर के बाद हम लोग फिर से ये सारे सेंटर का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे एक्चुअली इस सेंटर का स्ट्रेट लाइन में यूज क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, ऑर्थो सेंटर के बारे में हम लोग बोलते हैं इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स of the triangle. It is generally denoted by H, कैपिटल H। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कैपिटल H इसका हमारे पास कन्वेंशन है, पर जनरली हम लोग ऑर्थो सेंटर को कैपिटल H से ही इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और वैसे मैं बता दूं कि क्वेश्चन में जब भी आएगा तो हमारे पास वो इंडिकेशन दिया जाएगा कि कौन उसका ऑर्थो सेंटर, कौन उसका सर्कम सेंटर है। एनीवे, तो हमारे पास क्या देखो क्या बोला गया है कि इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ज्योमेट्री से इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि ट्रायंगल हमने ए बी सी ले लिया, वर्टिसेस हमने ले लिया x1 y1, x2 y2, और ये ले लिया हमने x3 y3। एल्टीट्यूड्स कहने का मतलब क्या हुआ कि एंगल ए, एंगल वर्टेक्स ए से एक ऐसा लाइन जो अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर, आई मीन टू से AD हमारे पास एल्टीट्यूड हो गया। उसी तरीके से हमारे पास BE हमारे पास एक एल्टीट्यूड होगा, उसी तरीके से हमारे पास CF जो होगा एक एल्टीट्यूड होगा। तो ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री। तो ये तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। और ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं XY, तो इक्विवेलेंट टू इसका होता है फॉर्मूला, जस्ट टू रिमेंबर इट। फॉर्मूले के मैं फिर बोल रहा हूँ, फॉर्मूले के प्रूफ पे दिमाग मत खराब करना, ठीक है। और वैसे मैं आपके पास बता दूं कि ये हमारे पास जो ऑर्थो सेंटर है, इन सेंटर हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, एक्स सेंटर हो गया, सेंट्रॉइड हो गया, ये सारे का जो प्रूविंग है ना आपके सिलेबस में है। लेकिन हम लोग मजा आएगा तब जब इस सारे का प्रूविंग पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे को प्रूफ करने का तरीका कॉम्प्लेक्स नंबर से पढ़ेंगे। फिर इसी का ये सारे का प्रूफ करने का तरीका हम लोग वेक्टर से भी पढ़ेंगे। जब वेक्टर हम लोग इन करेंगे ना, मैथमेटिक्स में भी वेक्टर पढ़ना है, जब वेक्टर में हम लोग पढ़ेंगे ना, वेक्टर जब हमारे पास वीडियो लेक्चर आएगा, वीडियो लेक्चर को मैं अपलोड करूंगा वेक्टर का, तो उसमें ये प्रूफ करने का तरीका बताऊंगा कि सारे सेंटर का हमारे पास, सारे सेंटर बोले तो सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एक्स सेंटर, जितने भी सेंटर्स है ना, सबका प्रूविंग पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर मेथड से, कॉम्प्लेक्स नंबर के मेथड से। मतलब वैसा प्रूविंग पढ़ेंगे जिससे आपको आपके सिलेबस में उसका फायदा नजर आ जाए, ठीक है ना। तो खैर एनीवे, हम लोग यहाँ पे ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला बोलते हैं, कुछ ऐसा होता है x1 tan A प्लस x2 tan B प्लस x3 tan C डिवाइडेड बाई tan A प्लस tan B प्लस tan C। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट लिखेंगे y1 tan A प्लस y2 tan B प्लस y3 tan C डिवाइडेड बाई tan A प्लस tan B प्लस tan C। अब रहा सवाल कि इस फॉर्मूले को प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे ऑर्थो सेंटर को निकालने के लिए। मैं तो यही बोलूंगा कि बिना मतलब का इसमें टेंशन मत लेना, जस्ट टू रिमेंबर इट कि ऑर्थो सेंटर का एक फॉर्मूला होता है। और सीधी सीधी बात है कि यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 ट्रायंगल का साइड दे दिया जाए तो एंगल A, एंगल B और एंगल C निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे? जब एंगल बिटवीन टू लाइंस का कॉन्सेप्ट में जब पढ़ाऊंगा ना कि दो लाइन का बीच का एंगल हम लोग निकालते कैसे हैं। आप सोचो ना कि एंगल ए बी लाइन और AC लाइन का बीच का एंगल,
एंगल बी ए बी लाइन और बी सी लाइन का बीच का एंगल है, एंगल सी ए सी लाइन और बी सी लाइन का बीच का एंगल है। तो जब दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं वो स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ेंगे। और जैसे ही वहां से हम लोग से एंगल एबीसी निकाल लिया, वर्टिसेस मेरे पास पता है, फटाफट फॉर्मूले में पुट करो और ऑर्थो सेंटर निकालो। बट मैं यही बोलना चाहूंगा, इसको अवॉइड करना, जनरली अवॉइड करना। अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 ट्रायंगल का वर्टिसेस दे दिया जाए ना, तो ऑर्थो सेंटर निकालने का और अच्छे से इजी कॉन्सेप्ट है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूं। तो लोग नहीं मेरे को एक क्वेश्चन बताओ सर आप यहाँ पे कि वैसा कॉन्सेप्ट बताओ जहां से मैं आपके पास ट्रायंगल का वर्टिसेस दे दिया जाए और ऑर्थो सेंटर पे मेरे को पहुंचने की बात कह दिया जाए। चलो मैं उसकी बात भी कर ले रहा हूं, ध्यान देना सारे लोग। देखो बेटा, हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका वर्टिसेस मेरे पास पता है और मेरे को ना इसका ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने क्या बताया कि उस फॉर्मूला हमने बताया ऑर्थो सेंटर का, जस्ट टू रिमेंबर इट, लर्न कर लो कि कभी कोई जरूरत हो, कोई कुछ देख ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला होता क्या है, तो आपको ये फील ना हो कि आप नहीं जानते हो। ठीक है, बट मैं बोल रहा हूं कि आप ना उस फॉर्मूले को प्रॉब्लम में यूज करने के लिए अवॉइड करना, दिमाग उस पर ज्यादा मत लगाना, क्योंकि कैलकुलेशन उसमें बिना मतलब का पड़ेगा। ऑर्थो सेंटर का डायरेक्ट आप ये कॉन्सेप्ट लगा दो जो मैं भी बताना चाह रहा हूं, ध्यान देना सारे लोग। आप बताओ कि ऑर्थो सेंटर मेरे को निकालना है ना, तो ऑर्थो सेंटर निकालना है तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं एक्स वाई। देखो सारे लोग, ये हमने डी ले लिया, एल्टीट्यूड ले लिया, ये बी की एल्टीट्यूड ले लिया और ये सी एफ ले लिया, 90 डिग्री पे है ये सारा। ठीक है, ऑर्थो सेंटर को हमने मान लिया एक्स वाई, दो वेरिएबल हमने मान लिया। तो अगर मैं एक्स और वाई में दो इक्वेशन ढूंढ लूं तो मुझे लगता है ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल निकल जाएगा, है कि नहीं? बढ़िया से समझना ये कॉन्सेप्ट। देखो आगे मैं बताना चाह रहा था स्ट्रेट लाइन में, बट बहुत सारे लोगों के पास ये भी फंडा होता है ना, ध्यान रहा, ये भी सोच लेते हैं ना कि सर ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा है। हो सकता है कि सर कंफ्यूज कर रहे हो या फिर सर के पास उसका डिस्कशन ना हो, डिस्कस नहीं कर पा रहे हो। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं यहाँ पे कि देखो एक्चुअली जो बताना यहाँ पे चाह रहा हूं मैं, उसको मैंने बोला था स्ट्रेट लाइन में आगे मैं डिस्कस करता, वैसे मैं करूंगा भी, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का यूज है। वो यूज है क्या वो भी मैं बता दे रहा हूं उसको, लेकिन लर्न कर लेना आप लोग। आप बताओ, हमने क्या बोला कि ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई मान लेना है, दो वेरिएबल माना, तो किसी भी हाल में कोशिश करो कि एक्स और वाई में दो इक्वेशन मैं ढूंढ लूं। तो वो कैसे? तो आप बताओ कि ए का कोऑर्डिनेट मेरे पास दिया हुआ है 5-1, बी का कोऑर्डिनेट -2 3 दिया हुआ है, सी का कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिया हुआ है -4 और -7। तो यहाँ पे ना हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस का फंडा यूज करेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फंडा यूज करने का मतलब क्या होगा? सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है ना, तो दोनों लाइन का स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है ना वो -1 के बराबर होता है। इट शुड बी रिमेंबर, ध्यान देना कि अगर हमने ना ये लाइन ले लिया ए बी और ये लाइन हमने ले लिया सी डी और हमने बोल दिया कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप को एम से इंडिकेट करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी को हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए m1 और स्लोप ऑफ सी डी को मान लिया थोड़ी देर के लिए m2। तो पक्की बात है कि ये परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर m1 into m2 इक्वल टू -1 यूज करेंगे। इट शुड बी रिमेंबर। अब ये बोलना मत कि सर ये कैसे आपने कर दिया, मैं फिर बोलूंगा, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए मैं ये कॉन्सेप्ट बताना नहीं चाह रहा था यहाँ पे, बट फिर भी बता दे रहा हूं जस्ट टू रिमेंबर इट कि हाँ चलो ठीक है, मान लिया दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। इट शुड बी रिमेंबर, ध्यान दीजिएगा सारे लोग, बढ़िया से समझना, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा मैं, ए और बी हमारे पास दो पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। ये भी स्ट्रेट लाइन में बताएंगे कि ए बी का अगर मैं स्लोप निकालने की बात करूं कि एम ऑफ ए बी आई मीन स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, हम लोग बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनेट बाय डिफरेंस बिटवीन द एब्सिसा। इट शुड बी रिमेंबर y2 - y1 by x2 - x1। बस इस दो फंडे को दिमाग में रखना है और इसी दो फंडे से ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। वो कैसे? टारगेट तो हमारे पास है x और y में दो इक्वेशन लाना। तो पहली बात तो चलो मैं मान के चल रहा हूं कि जो लर्न कर लिए होंगे, मैं इरेज कर रहा हूं इसको। अब जरा सोचो कि हमारे पास क्या मैं बोल सकता हूं ना यहाँ पे, जस्ट लिसन टू मी, कि BC और AD परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि AD का स्लोप और BC का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा।
तो मैं बोल सकता हूं ना कि एम ऑफ एडी इंटू एम मतलब स्लोप ऑफ बीसी इक्वल टू -1। तो बताओ एडी का स्लोप क्या मैं बोलूंगा, तो एडी का स्लोप बोल लो या ए एच का स्लोप बोल लो, बात तो बराबर ही है। तो डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनेट, तो y + 1 बाई x - 5 इंटू एम ऑफ बीसी, बताओ y2 - y1, तो -7 - 3 बाई -4 माइनस ऑफ -2 इक्वल टू -1। एक इक्वेशन तो यहां से आ गया। उसी तरीके से आप ये बात कर लो कि बीसी, और ध्यान रखना बीसी तो हो गया हमारे पास, अब ले लो एबी का स्लोप और सीएफ का स्लोप का प्रोडक्ट -1, तो एम ऑफ एबी इंटू एम ऑफ सीएफ इक्वल टू -1। एबी का स्लोप बताओ आप, एबी का स्लोप y2 - y1, तो 3 - -1 बाई -2 - 5 इंटू सीएफ का स्लोप बोलो या सीएच का स्लोप बोलो, तो -7 - y बाई -4 - x इक्वल टू -1। अब तुम एक बात बताओ कि क्या फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन मेरे पास है और दो वेरिएबल है, तो क्या दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए x और y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट x and y, that means ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो ये याद रखना अभी ऑर्थो सेंटर को निकालने का एक फॉर्मूला हमने बता रखा है, एक कौन सा फॉर्मूला नहीं, एक फॉर्मूला जो हमने बताया था उसका तो यूज करने का तरीका हमने बताया बस यूं ही कि हमारे पास x1 x2 x3 y1 y2 y3 दे दिया गया है और उसके हेल्प से हमारे पास एंगल बिटवीन द लाइंस निकालेंगे, फिर फाइलों पुट कर देंगे फॉर्मूले में। और बट हमने बताया कि उसको अवॉइड करना। मजेदार स्टेप ये होगा, समझ में आ रहा है? तो ये याद कर लेना क्या कि अगर ट्रायंगल का वर्टिसेस दे दिया जाए तो ऑर्थो सेंटर हम लोग कैसे निकालेंगे, हमने बता दिया आपको, ठीक है। या फिर मैं यू भी बोल सकता हूं, जस्ट लिसन, ध्यान देना मेरी बात को। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रायंगल का दो कोऑर्डिनेट ए और बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास दे दिया जाए, ऑर्थो सेंटर ही दे दिया जाए और सी का वैल्यू बोल दे निकालने के लिए, तो फिर वही करेंगे। सी का कोऑर्डिनेट हम लोग एक्स और वाई मानेंगे, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, कुछ इसी तरीके से लेकर चल देंगे हम। मतलब बोलना ये चाह रहा हूं कि इस कॉन्सेप्ट का एक प्लस पॉइंट ये हुआ ना सर कि हमारे पास वर्टिसेस दोगे तो ऑर्थो सेंटर पे पहुंच जाएंगे, या फिर दो वर्टिसेस दोगे, एक को गायब करोगे और ऑर्थो सेंटर दोगे तो जिसको आपने गायब किया उसका कोऑर्डिनेट बोल दो निकालने के लिए, उसका भी कोऑर्डिनेट इस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि हमारे पास वर्टिसेस ना देकर के साइड का इक्वेशन ही दे दे, ट्रायंगल का साइड का इक्वेशन दे दे और बोल दे बताओ ऑर्थो सेंटर क्या होगा। तो याद करो हमारे पास ट्रायंगल का साइड का इक्वेशन दे दिया जाएगा, ध्यान देना, ट्रायंगल का साइड का इक्वेशन दे दिया जाएगा, तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए मिल जाएगा, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बी मिल जाएगा, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सी मिल जाएगा, फिर एबीसी हमारे पास मिल गया। तो ऑर्थो सेंटर को निकालने के लिए ये फंडा यूज कर दो। मतलब बोलना ये चाह रहा हूँ ट्रायंगल का साइड का इक्वेशन दे दे या ट्रायंगल का वर्टिसेस दे दे, ऑर्थो सेंटर पे हम लोग पहुंच जाएंगे। या फिर हमारे पास ऑर्थो सेंटर दे दे, दो कोऑर्डिनेट दे दे, दो वर्टिसेस दे दे, तो थर्ड वर्टेक्स पे भी हम लोग पहुंच जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हो, आई मीन टू से कि ऑर्थो सेंटर निकालने का तरीका हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आइए लेके चलते हैं हम लोग सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। देखो बेटा, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल होता क्या है, तो इसमें भी हम लोग दो डेफिनेशन की बात करेंगे। पहला फर्स्ट डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, definition first, it is the point of intersection of right bisectors, right bisectors बोल लो या फिर perpendicular bisectors बोल लो, बात बराबर ही है। right bisectors of the triangle, it is generally denoted by O, कहीं कहीं सी भी लिखा रहता है। तो ऐसा कोई मैथमेटिकल कन्वेंशन नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं, बट मैक्सिमम जगह देखोगे तो सर्कम सेंटर को ओ से ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कंफ्यूजन भी होता है, मिसकंसेप्शन भी होता है, बच्चों को लगता है ओ मतलब ऑर्थो सेंटर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर बताता हूँ, ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर का कोई ऐसा कन्वेंशन नहीं है कि उसको इससे ही रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सर्कम सेंटर को ओ से, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। चलो ध्यान देना, हमने क्या बताया कि इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल। इसको ज्योमेट्री से हम लोग समझते हैं।
ए, थोड़ा सा और अच्छे से ज्योमेट्री बनाता हूं मैं यहाँ पे, ए बी सी लिया मैंने वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 और ये लिया हमने x3 y3। राइट बाइसेक्टर्स होगा क्या, ध्यान देना। देखो राइट बाइसेक्टर्स होता क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि वैसा लाइन जो साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे, मतलब कि वैसा लाइन जो साइड पे परपेंडिकुलर भी हो और साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करे। तो चलो बताओ, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हमने बात कर दिया, ये 90 डिग्री भी हो गया और ये साइड इक्वल, ठीक है ना। उसी तरीके से मैं एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ये ले लिया हमने, आई मीन ये एंगल 90 डिग्री ले लिया, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया। और एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने कुछ ले लिया आपके पास OF, ठीक है ना, ये 90 डिग्री, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया। तो ये तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, मतलब OD, OE और OF, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो आपको ये लग रहा होगा ना, बढ़िया से ध्यान देना कि सर्कम सेंटर कहने का मतलब क्या होगा, सर्कम सर्कल का सेंटर। जैसे इन सेंटर मतलब इन सर्कल का सेंटर हमने पढ़ा रखा है, एक्स सेंटर मतलब एक्स सर्कल का सेंटर, मतलब ट्रायंगल के बाहर सर्कल, ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करता हो, एक्स सेंटर के बारे में कर रहा हूं। सर्कम सेंटर कहने का सेंस क्या हुआ कि सर्कम सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के बाहर, मतलब ट्रायंगल के बाहर हो, कहने का मतलब ये हुआ कि सर ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ, कुछ इस तरीके का। ये इस सर्कल का जो सेंटर होगा वही कहलाएगा हमारे पास सर्कम सेंटर, ठीक है। तो मेरे को अभी इस सर्कल के सेंटर से भी दिमाग नहीं खराब करना है, हमको इस पे लेके चलना है। इस डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए हम लोग एक सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं कि सर्कम सेंटर के बारे में हमने बोल रखा है, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर्स और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल। तो सर्कम सेंटर को O मान लिया, तो O को हमने थोड़ी देर के लिए XY मान ले रहा हूं, और X और Y का जो वैल्यू होता है, जिस तरीके से हमने आपको बता रखा है ऑर्थो सेंटर में कि ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, बस उसको याद रखना है, बस उस पर प्रॉब्लम पे दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से सर्कम सेंटर पे भी फॉर्मूला, बस जस्ट टू रिमेंबर इट, जो सर्कम सेंटर का फॉर्मूला होता है XY इक्विवेलेंट टू x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c डिवाइडेड बाई sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c डिवाइडेड बाई sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ठीक है। तो जस्ट टू रिमेंबर इट कि ऑर्थो सेंटर का भी जो फॉर्मूला जैसे हमने बताया, उसी तरीके से सर्कम सेंटर का एक फॉर्मूला है। और मैं फिर बोल रहा हूं, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में जब पढ़ेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये सब आएगा, बता दे रहा हूं मैं। फिर वेक्टर जब पढ़ेंगे मैथ्स में, तो भी हम लोग इसको प्रूफ करने का तरीका पढ़ेंगे, बट अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। सर्कम सेंटर का एक और डेफिनेशन हम लोग के पास है, डेफिनेशन 2 बोलते हैं इट इज अ पॉइंट which is equidistant from all the vertices of the triangle। ध्यान दो क्या बोला गया है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे रहता हो, मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो उस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर। तो कुछ इस तरीके से हम लोग लेके चल रहे हैं, ध्यान देना कि सर्कम सेंटर है मीन सर्कम सर्कल का सेंटर। तो एक सर्कल ही पहले बना लेता हूं मैं, और एक ट्रायंगल बना लेता हूं मैं
ध्यान दे रहे हैं, ए बी और ये सी। कोऑर्डिनेट हमने ले लिया, ए का x1 y1, बी का x2 y2 और सी का x3 y3 हमने ले लिया। तो हमने क्या बोला कि एक ऐसा पॉइंट जिसको हमने O मान लिया जो ट्रायंगल के वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो इक्वल डिस्टेंस में मतलब OA, OB और OC तीनों का डिस्टेंस इक्वल। तो आपके पास लग भी रहा है कि सर OA, OB और OC तो हमारे पास सर्कल का रेडियस होगा ही होगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे सर्कमसेंटर। अब बोलोगे सर्कमसेंटर निकालूंगा मैं कैसे? मतलब सर्कमसेंटर के लिए मैं आपके पास बता दिया OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। तो निकालेंगे कैसे? बिल्कुल इजी है, बहुत अच्छे से जरा दिमाग लगाओ कि हमारे पास वर्टिसेस अगर दे दिया जाए, सर्कमसेंटर निकालना हो तो सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लेंगे एक्स वाई मानने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास दो वेरिएबल हमने माना एक्स और वाई। इसका मतलब है कि एक्स और वाई में दो इक्वेशन मेरे को चाहिए। तो आपके पास बताओ ना, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC करेंगे तो मेरे पास यहाँ से तीन इक्वेशन निकल जाएगा। वो कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला से OA इक्वल टू OB कर देंगे, एक इक्वेशन निकलेगा। फिर OB इक्वल टू OC करेंगे, दूसरा इक्वेशन निकल जाएगा। OA इक्वल टू OC करेंगे, तीसरा इक्वेशन निकल जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन तीन और वेरिएबल दो है, बड़े आराम से सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है कि सर्कमसेंटर को निकालने का सबसे बढ़िया तरीका यही है हमारे पास सर कि एक सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट को एक्स वाई मानते हुए OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC का फंडा लगाएंगे, सर्कमसेंटर निकल जाएगा। ठीक है ना? इसको क्वेश्चन के तरीके से समझ लो, ध्यान दो। अब जैसे सपोज करो कि अगर हमने क्वेश्चन में दे दिया ABC, एक ट्राइंगल दे दिया मैंने, ए का वर्टेक्स दिया 0 0, बी का हमने दे दिया 1 0 और ये हमने दिया 2 3 और मेरे को इसका सर्कमसेंटर चाहिए। पहले हटा देना, ठीक है, कि सर्कमसेंटर ऑलवेज ट्रायंगल के अंदर ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे मैं डिस्क्रिप्शन इसका करूंगा, मैं आई मीन टू से इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं कि सर्कमसेंटर ट्रायंगल के नेचर पे डिपेंड करता है कि सर्कमसेंटर ट्रायंगल के बाहर होगा कि अंदर होगा या फिर ऑन द सर्कमफ्रेंस होगा। मैं अभी बस प्रॉब्लम करवाना चाह रहा हूं, जो हमने डेफिनेशन बताया उसको यूज करने का तरीका सिखाना चाह रहा हूं बस। एनीवे, उस बात को भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो हमारे पास सर्कमसेंटर चाहिए ना, तो हमने क्या बोला आपके पास बताओ, जो वर्टिसेस दिया हुआ है पहले उसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, 0 0 1 0 2 3। इसका सर्कमसेंटर को मान लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, अब सर्कमसेंटर के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या होगा, OA OB और OC सेम होगा ना। तो मैं बोलूंगा OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, बड़े आराम से तीन इक्वेशन निकल जाएंगे। देखो जरा हमारे पास कि OA इक्वल टू मैं OB करता हूं तो यहां से OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर हो जाएगा। आप बताओ OA स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूले से। OB स्क्वायर का वैल्यू बताओ, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये और ये तो कैंसिल हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये और ये कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। देख लो अच्छे से, एक इक्वेशन आ गया। उसी तरीके से हम लोग ऐसा करेंगे कि OB इक्वल टू OC कर लो सर, तो OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर बोल सकते हैं। बताओ OB स्क्वायर का वैल्यू कितना है डिस्टेंस फॉर्मूले से, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। OC स्क्वायर बताना तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो आप। मेरा इंटेंशन इस क्वेश्चन को बताने का बस इतना पे ही है कि सर्कमसेंटर चाहिए, आप OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC लगा देना। तीन इक्वेशन, वेरिएबल दो ही है, बड़े आराम से इक्वेशन से हम लोग x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हो गया। सबको इधर ले आते हैं हमारे पास, तो इसको 6y को इधर ले जाओगे प्लस 6y हो गया, इसको इधर ले जाओगे प्लस 2x हो जाएगा, और 9 प्लस 4 13 को इधर ले जाओगे तो माइनस 12 इक्वल टू 0 हो गया। आई मीन टू से कि y मैं 2 कॉमन कर लेता हूं तो 3y प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। क्या दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू नहीं निकाल सकते? बड़े आराम से। यहाँ पे x का वैल्यू तो आराम से निकल गया सर, x इक्वल टू आ गया, यहाँ से बोल सकते हो 1/2। x का वैल्यू 1/2 अगर हम लोग पुट करेंगे तो 3y प्लस 1/2 माइनस 6 इक्वल टू 0।
3y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 1/2, 3y इक्वल टू 12 माइनस 1 11/2 हो गया। तो y इक्वल टू मैं बोल दूंगा ना 11/6, देयरफॉर xy मैं बोल सकता हूँ ना कि इक्विवेलेंट टू 1/2 और 11/6। देखो मेरा इंटेंशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा इंटेंशन यहाँ पे ये नहीं है कि मैं यहाँ पे सर्कम सेंटर बताना चाह रहा हूँ। मेरा इंटेंशन, मैं इस क्वेश्चन को करवाना चाह रहा हूँ। मेरा इंटेंशन यहाँ पे क्लियर है। मैं फिर बोलना चाह रहा हूँ, मेरा इंटेंशन यहाँ पे ये नहीं है कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। मेरा इंटेंशन बस इस बात को बताना है कि सर्कम सेंटर का जो डेफिनेशन हमने बताया आपके पास, सेकंड डेफिनेशन OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, उसको प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे, उसको यूज करते हुए सर्कम सेंटर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हमने आपके पास, आज ध्यान रखो, हमने आपके पास इन सेंटर को डिस्कस किया, ऑर्थो सेंटर को डिस्कस किया, एक्स सेंटर को डिस्कस किया, सर्कम सेंटर को डिस्कस किया, और आगे हम लोग पढ़ेंगे सारे में रिलेशन, और रिलेशन को यूज प्रॉब्लम में कैसे करेंगे उस बात को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, एरिया ऑफ द पॉलीगन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग के पास आएगा कॉलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट्स, और 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर होने के लिए कंडीशन क्या होगा और उसको प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे। तो ये सारी बातों को जानने के लिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।